हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं जो अभी आपका यूनियन बजट साल 2023 और 24 का आया है। तो इसमें कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और कौन कौन सी अभी रीसेंट मतलब इसके अंदर जो योजनाएं हैं जिनको शुरू किया गया है, कौन से सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है, कौन सी क्या चीज़ों के यहाँ पर किस पे फोकस किया जा रहा है, या फिर कौन से सेक्टर को यहाँ पर ज़्यादा मतलब अमाउंट बजट का अलोकेट हुआ है, किसके लिए कितना यहाँ पर बजट को अलोकेट किया गया है। तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और आप सभी लोग एक बार इस वीडियो के शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो अभी क्या किया गया है, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट 2023-24 को पेश किया गया है 1 फरवरी वाले दिन। आइए इसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर हम इस बजट के बारे में देखें तो ये बजट जो है इसका एक स्पेसिफिक नाम भी है जिसको हम कह सकते हैं अमृत काल का पहला बजट। ये है अमृत काल का पहला बजट। अमृत काल की अगर हम बात करते हैं तो अमृत काल जो है आपका कब से कब तक ये आपका चलेगा, इसकी पूरी ड्यूरेशन तो 25 वर्ष की है, 25 साल की है। और अगर आपको ध्यान रखना है इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी वो ये है कि साल 2022 में इसको शुरू किया गया है और ये कब कंप्लीट हो रहा है, तो साल 2047 में जाकर ये आपका कंप्लीट हो रहा है अमृत काल का पहला बजट। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि कुछ इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि जो जो जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। देखो अगर आपको एग्जामिनर की बात करें, मतलब एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर सकते हैं, तो वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ब्रिटिश भारत में जो पहला बजट पेश हुआ था वह कब हुआ था और किसके द्वारा हुआ था। तो ब्रिटिश भारत में जो पहला बजट पेश हुआ है वो 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा ये पेश किया गया था। अब आते हैं स्वतंत्र भारत पे, अगर इसकी बात करते तो इसका बजट सबसे पहले कब पेश किया गया, 1947 में पेश किया गया है षणमुख शेट्टी के द्वारा। अगर आपसे एग्जामिनर सवाल पूछता है कि गणतंत्र भारत में यह कब पेश किया गया है, तो ये 1950 में जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया। सर्वाधिक बार की बात करते कि सबसे ज्यादा जो अभी तक बजट को पेश किया है वह किसने किया, तो मोरारजी देसाई के द्वारा सबसे ज्यादा बजट को पेश किया गया है। पहली महिला कौन हो जाती है जिनके द्वारा इस बजट की अगर हम बात करते हैं, पहली महिला कौन है जिनके द्वारा यहाँ पर बजट को पेश किया गया, तो वो आपकी हो जाएंगी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट पे आपको ध्यान देना है कि पहली पूर्णकालिक महिला एवं सर्वाधिक बार बजट को पेश करने वाली महिला कौन हो जाएंगी, तो वो है निर्मला सीतारमण। यानी यही हमारी वर्तमान में इंडिया की फाइनेंशियल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ये हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब गाइस यहाँ पर हम कुछ देखेंगे कि बजट के अंदर जब बजट को पेश किया जा रहा था तो सबसे पहले क्या क्या चीजें यहाँ पर बोली जा रही थी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने कहा कि हमारी आजादी के पहले 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या बोला है, एक चमकता सितारा माना है। यानी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो बहुत ही तेजी से ग्रो हो रही है इन कंपैरिजन टू दी अदर कंट्रीज। अब यहाँ पर है कि चालू वर्ष का हमारा आर्थिक या फिर विकास दर वह कितना है, तो वो आपका 7% तक हो जाता है। और कौन से ईयर का ये आपका है, तो ये 2022 से 23 का है, चालू वर्ष की बात करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर साल 2023 से 2024 की अगर बात करते हैं तो ये वाला आपका ठीक है, इसकी बात करते तो इसमें कितनी अनुमानित रखी गई है, 6.5% विकास दर यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अभी देखो आपको पता है कि अभी हम कुछ दिन मतलब कुछ साल पहले ही क्या हुआ है कि हम कोविड-19 बीमारी से गुजरे हैं। तो इस बजट के अंदर इसका भी जिक्र किया गया है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 1 वर्ष के लिए सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना 1 जनवरी 2023 से लागू करी जा चुकी है। आपको पता है ना, जब कोविड-19 शुरू हुआ था तो काफी सारा फूड मटेरियल जो है फ्री में दिया गया था पब्लिक को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशानियां जो है बढ़ चुकी थी और खाने पीने की बहुत परेशानी हो रही थी। कोविड-19 के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए 28 महीने तक मुफ्त खाद्यान्न जो है वह पहुंचाया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे सभी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें और है कि निर्मला सीतारमण ने जब वो बजट को पेश कर रही थी तो जो शुरुआत करी गई थी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो इन्होंने सबसे पहले तुलना करी थी साल 2014 के बजट से। सो यहाँ पर अगर हम
हम इसकी बात करते हैं 2014 की डेटा को उठाते हैं तो अब जो है प्रति व्यक्ति आय कितनी हो चुकी है, 1.97 लाख यहाँ पर हो गई है। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी की अगर बात करते हैं तो इसको आप लोग स्टार मार्क करके रखेगा। इंडिया की जो इकोनॉमी है वह कितनी पहले थी, तो 10वीं थी, लेकिन अब हम वर्तमान में कौन से नंबर पे आ रहे हैं, 5th नंबर पे आ रहे हैं। वह हमने कौन से देश को पीछे छोड़ा है, तो हमने पीछे छोड़ा है यहाँ पर ब्रिटेन को, है ना। ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए इंडिया की इकोनॉमी 5वें नंबर की इकोनॉमी जो है वह आपकी बन गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े नेक्स्ट वाले चीज़ों के ऊपर। अच्छा, क्या क्या चीज़ें जो है बेसिकली इसमें फोकस किया गया कि हमने 2014 से अगर हम 2023 मतलब आज की डेट तक की भी बात करते हैं तो हमने क्या क्या चीज़ें अचीव करी हैं, क्या क्या चीज़ें अचीव कर ली। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण करवाया गया। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन को यहाँ पर लगवाया गया है। 102 करोड़ लोगों के लिए, आपको पता है भाई कोविड आया हुआ था तो सभी लोगों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, जितने भी लोग थे चाहे बच्चे हो कोई भी हो, तो 220 करोड़ कोविड के टीकाकरण यहाँ पर करवाए गए हैं। पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ के बैंक खाते ओपन करे गए। नेक्स्ट पॉइंट है पीएम सुरक्षा बीमा एवं पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा को यहाँ पर किया गया। और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ का नकद स्थानांतरण भी मिला है। और उन्होंने ये भी बोला, यानी निर्मला सीतारमण जी ने ये भी बोला है कि प्रति व्यक्ति जो आय है वो उस साल के मुकाबले अभी की अगर हम बात करते तो कितनी हो गई है, डबल, यानी कि वह दुगनी यहाँ पर हो गई है। तो इतनी पॉइंट्स आपको याद रखनी है। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पूछ सकता है, उज्ज्वला योजना के बारे में पूछ सकता है, पीएम जनधन योजना के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई इसमें क्या किया गया था, तो इसमें बैंक अकाउंट्स जो है खुलवाए गए थे। पीएम सुरक्षा बीमा एवं पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत इतने व्यक्तियों का बीमा यहाँ पर किया गया है। और साथ ही साथ आपसे ये भी पूछ सकता है कि पीएम किसान सम्मान निधि की भी शुरुआत यहाँ पर करी गई है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप ध्यान में रखेगा। अच्छा, अभी देखो क्या होने वाला है, एक और स्कीम है भारत@100। तो भारत@100 की यात्रा में 4 रूपांतरित मौके आपको मिलेंगे। यानी कि अभी जो ये आपका बजट पेश किया गया है ना, ध्यान से सुनना बात, जो बजट यहाँ पर पेश किया गया है तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो हमारा बजट है उसको हम 4 तरीकों से अचीव कर सकते हैं। कितने, उनको हम 4 तरीकों से अचीव कर सकते हैं। पहला कैसे अचीव करेंगे, महिला का आर्थिक सशक्तिकरण, यानी कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हम उनको देके, ठीक है, इकोनॉमिकली और भी ज्यादा मजबूत बना के हम उन्हें आगे लेके जाएंगे, तब हम अचीव करेंगे। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान की अगर हम बात करते हैं, जिसे हम पीएम विकास के नाम से भी जानते हैं, तो इसको आगे ले जाके इसमें और काम करके अचीव किया जाएगा। फिर यहाँ पर पर्यटन पे फोकस किया गया है, पर्यटन, और वो भी कैसा, तो घरेलू पर्यटन, है ना, घरेलू पर्यटन की अगर हम बात करते हैं तो उसको बढ़ावा दिया गया। और साथ ही साथ हरित विकास पर, यानी ग्रीन डेवलपमेंट पे फोकस किया गया। जैसे आपका क्या हो जाता है, एक आपका ग्रीन एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, एक आपका ग्रीन भवन यहाँ पर आपका हो जाता है, और एक साथ ही साथ आपकी ग्रीन एनर्जी हो गई। तो है ना, ये सारी चीजों के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है। और ग्रीन एनर्जी यहाँ पर जैसे आपकी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी वगैरह हो गया, तो ये चीजें यहाँ पर हो जाती। हरित विकास का मतलब आपका ये है। तो अगर आप इस बजट को पूरी तरीके से अचीव करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया जो आपका ये बजट है, ठीक है, ये जो बजट है तभी पूरा होगा जब आप इन 4 चीजों को लेके अपने साथ चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखो, बजट के अंदर, ठीक है, बजट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 7 ऐसे एरियाज है जिनको प्रायोरिटी पे रखा गया है। सबसे पहले क्या आ जाता है, समावेशी विकास, ठीक है, क्या रखा गया है, तो 7 चीजों को यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई है। मेन की बात करते तो पहला आ जाता है आपका समावेशी विकास, ठीक है। समावेशी विकास का मतलब होता है सबका साथ और सबका विकास, यानी कि हम हर किसी को साथ में लेके चलेंगे, सभी का डेवलपमेंट होगा। फिर है आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, सेकंड की बात
बात करते हैं तो कौन सा है, वो है आखिरी व्यक्ति तक पहुंच। और इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति तक इस योजना, जो भी योजना वगैरह इसमें शुरू करी गई या फिर कोई भी ऐसा काम किया जा रहा है जो कि पब्लिक के लिए है, तो हर एक व्यक्ति तक उस योजना के लाभ जो है वह पहुंचने चाहिए। फिर आ जाइए अवसंरचना और निवेश, जो कि आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। क्षमता का विकास, यानी कि अपनी कैपेसिटी को और भी ज्यादा बढ़ा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, कोई भी किसान है, ठीक है, अगर उसने किसी भी फसल का उत्पादन किया है तो वो सही समय पे उसकी बिक्री कर सके, ठीक है, और अगर उसके पास एक्स्ट्रा है तो वो उसे स्टोर भी कर सके। कहने का मतलब ये है कि हम अपनी कैपेसिटी को और भी ज्यादा आगे लेके चले और उसे बढ़ाएं। हरित विकास, जो भी अभी मैंने बताया, ग्रीन डेवलपमेंट हो गया। युवा शक्ति के ऊपर है ना, युवा शक्ति के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया है। युवाओं के लिए रोजगार की यहाँ पर बातें कही गई। जैसे आपको पता है रेलवे के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा बजट जो है इस बार लॉन्च किया गया है, और ये भी बोला जा रहा है कि रेलवे के अंदर 75,000 वैकेंसीज जो है वह आने वाली हैं, बोला जा रहा है। बाकी आगे देखते हैं होता है कि नहीं है। फिर आ जाएगा आपका वित्तीय क्षेत्र, है ना, इस सेक्टर के अंदर तो भाई काफी सारी चीजें जो है वो शुरू होंगी ही। तो ये कुछ 7 आपके ऐसे पॉइंट्स हो जाते हैं जिनमें प्राथमिकता दी गई है, और इसको हम सप्त ऋषि के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है, इन्हें आप सप्त ऋषि के नाम से भी आप इन्हें ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज आपको देखना है कि इस पे जो सबसे ज्यादा फोकस किया गया है वो ये भी फोकस किया गया है जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो परसेंटेज है वह इस साल, है ना, हम क्या कह सकते हैं, जो अनुमान लगाया गया है, बजट में अनुमान लगाया गया है, वो कितने प्रतिशत का है, 13.7% का आपका यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो जाता है, अगर आसान भाषा में बताएं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पैसे से पैसा बनाना, है ना, क्या पैसे से पैसा बनाना हो गया। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, हम पैसा खर्च कर रहे हैं किसी ऐसी चीज में जो कि आगे हमें और भी ज्यादा प्रॉफिट देगी। फॉर एग्जाम्पल हम एक कंपनी बनाए हैं, ठीक है, हम एक कंपनी बनाए हैं और उस कंपनी के अंदर हमें क्या चाहिए, असेट्स चाहिए होती है ना, उस कंपनी को रन करने के लिए, उस कंपनी के लिए हमें कैपिटल वगैरह की जरूरत होती है ना। अगर अच्छा अगर हम बात करते हैं, अगर हम कोई खाने यानी कि फूड प्रोडक्ट की अगर कोई चीज है तो हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। तो जो पैसा हम रॉ मटेरियल में खर्चा कर रहे हैं, हम मशीनरी को खरीदने में खर्चा कर रहे हैं आगे फर्दर पैसे को कमाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वही बोला जा रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 2023-24 का अनुमान क्या लगाया गया है, 13.7 का। और अगर हम 2022-23 की बात करते हैं तो क्या लगाया गया है, वो आपका यहाँ पर 10.5 रहा, ठीक है, वो क्या रहा है, 10.5 रहा। अच्छा, आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी पता होना चाहिए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसी चीजों के ऊपर पैसा खर्च करना जो कि हमें आगे चल के पैसा नहीं देंगी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर मान लीजिए हमने शूज लेकर आए हैं, ठीक है, हम शूज खरीद रहे हैं, या फिर हम बाहर मार्केट जा रहे हैं, हम कपड़े लेकर आ रहे हैं, या फिर हमने कार खरीदी है, ठीक है, मतलब ये बिजनेस के पर्पस से नहीं खरीदी, हम अपने पर्सनल यूज के लिए अगर हम खरीद रहे हैं तो वो कहीं भी किसी भी तरीके से हमारे बिजनेस को प्रॉफिट कर रही है, नहीं कर रही है प्रॉफिट, तो ये क्या हो गया, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। ऐसा खर्चा जो हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं आगे लेके जा रहा है और इसमें ये मदद कर रहा है, इसके कैपिटल को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है, तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो यहाँ का जो कैपिटल मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो जो परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा, 13.7 का हो जाएगा, ठीक है, 13.7 का आपको यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, एक और चीज की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा मेन है, वो आपको यहाँ पर हरित विकास भी मिलेगा। तो देखो हरित विकास क्या है कि कुछ रिसेंटली इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है उनको शुरू किया। जैसे हम बात कर सकते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या कि यहाँ पर इसी के अंतर्गत, है ना, इसी के अंतर्गत हरित ऋण कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है, पॉइंट्स में लिख देते हैं जो कि क्या शुरू किया गया, आपका हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर करी गई है, ठीक है। सेकंड वाला आप ध्यान रख सकते हैं, पीएम प्रमाण योजना, है ना, किसकी शुरुआत करी गई, पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत करी गई है। फिर गोबर योजना हो गया, कौन सा भैया, गोबर योजना की शुरुआत यहाँ पर करी गई है। एक है आपकी मिष्टी योजना, ठीक है, एक है आपकी मिष्टी योजना, तो इसकी यहाँ पर शुरुआत करी गई है। और लास्ट एक चीज और आप ध्यान रख सकते हैं क्या कि यहीं पर ही अमृत धरोहर को 3 सालों के लिए भी लागू किया जा रहा है। इसमें क्या है कि आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग, ठीक है, आर्द्र भूमि का ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा उपयोग करने के लिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए और इस उपयोग को और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इसको 3 साल के लिए जो है लागू किया जा रहा है। क्या? अमृत धरोहर को। मिष्टी योजना शुरू करी जा रही है किस चीज के लिए? तो मैंग्रोव पौधरोपण के लिए यहाँ पर शुरू करी जा रही है। गोवर्धन योजना की बात करते हैं तो इसके तहत 500 नए अवशिष्ट में आमदनी संयंत्रों को स्थापित यहाँ पर किया जा रहा है। और राज्य की बात करते हैं तो राज्यों की अगर हम बात करें तो केंद्र शासित राज्यों के वैकल्पिक उर्वरक के प्रयोग प्रोत्साहन देने के लिए पीएम परिणाम योजना की शुरुआत करी जा रही है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत करी जा रही है सतत कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए। अच्छा, युवाओं के लिए भी क्या क्या चीजें यहाँ पर शुरू हुई है? जैसे आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ना, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 4.0 है ना, 4.0 यहाँ पर आपका शुरू करने की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर है घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। क्या? पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना है। अच्छा, हम लोग सोचते हैं क्या कि हम बाहर घूम के आएंगे, ठीक है, बाहर जाएंगे, बाहर घूम के आएंगे तो अपना पैसा वहां पर दे के आ रहे हैं ना, वहां खर्च करके आ रहे हैं, इससे हमारे इंडिया को क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पर हमारी जो सरकार है उसने सोचा है कि हम किस चीज को यहाँ पर फोकस करेंगे, किसको बढ़ावा देना? हमें घरेलू पर्यटन, मतलब अगर आपका घूमने का मन है तो आप अपने घर के अंदर घूमे ना, अपने इंडिया में घूमे, इतनी सारी चीजें हैं। अब देखो क्या बोल रहे हैं, तो घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक पूर्ण पैकेज के अंतर्गत चुनौती परख रीति से चुने गए कम से कम 50 गंतव्यों को भी यहाँ पर विकसित किया जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पर फोकस किया जा रहा है घरेलू पर्यटन पर भी। और हाँ, गंतव्य का मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पर आपका 50 एयरपोर्ट्स, है ना, 50 एयरपोर्ट्स का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, 50 एयरपोर्ट्स का भी विकास यहाँ पर किया जाएगा, बनाया जाएगा। यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देंगे। यूनिटी मॉल क्या हो गया? मान लीजिए कोई एक स्टेट है, ठीक है, उस स्टेट के कई सारे जिले हैं, ठीक है, उस जिले में हर एक जिले का कोई ना कोई प्रोडक्ट है जो कि अच्छा है। जैसे हमारा आगरा का पेठा हो गया, लखनऊ का चिकन हो गया, है ना, लखनऊ का चिकन का कुर्ता हो गया, आगरा का पेठा हो गया। मतलब ये सारे अलग अलग जो शहर हैं हमारे, अलग अलग जिले हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, एक यूनिटी मॉल बनाई जा रही है। और उस यूनिटी मॉल में क्या किया जाएगा भाई, अलग अलग जिले से लोग क्या करेंगे, अपना जो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो हर किसी से अलग है, मतलब वो वहां पे फेमस है, तो उसको वहां यहाँ पर लाया जाएगा। ठीक है, उसको यहाँ पर लाया जाएगा। और किस चीज के अंतर्गत? तो एक जिला एक उत्पाद जो हमारी स्कीम थी उसके अंदर लाया जाएगा। जीआई और हस्तशिल्प उत्पादों के संवर्धन और विक्रय को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि फर्दर आगे उसकी सेल के लिए बढ़ावा देने के लिए, और उन सभी प्रोडक्ट्स को एक अच्छा मार्केट प्रोवाइड करने के लिए, है ना, उन सभी प्रोडक्ट्स को एक अच्छा मार्केट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर बात कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आ जाते हैं किस पे? जो टैक्स है ना, यानी व्यक्तिगत आयकर में क्या चीजें हैं, है ना। यानी जब हम संसद की बात करते हैं, जब ये आपका पेश हो रहा था निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो सांसदों ने तालियां बजाई है वह किस पे बजाई है? तो वो इसी चीज पे बजाई है, जो आपका टैक्स है ना, इसमें क्या चीजें हैं। तो देखो, जो व्यक्ति है, जो सबसे ज्यादा खुश होने वाली बात ये है ना, जो सबसे ज्यादा खुश होने वाली बात ये है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है, ठीक है, अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आप किसके पात्र हो रहे हैं, आपको रिबेट मिलेगा जरूर। ठीक है, आप रिबेट पाने के पात्र हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को क्या मिल रही है? आयकर में छूट मिल रही है, यानी कि रिबेट यहाँ पर दी जा रही है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखना है कि पहले कितनी स्लैब्स हुआ करती थी? पहले 6 स्लैब्स हुआ करती थी, और उन 6 स्लैब को घटा के अब वर्तमान में हमारे पास कितनी स्लैब है? तो वर्तमान में हमारे पास 5 स्लैब हो गई हैं। ठीक है, कितनी स्लैब है? 5 स्लैब है। अच्छा देखिए, अगर आपकी इनकम, ठीक है, अगर आपका जो कर स्लैब है 0 से 3 वाला जो लाख रुपए का है ना, उसमें कितना है? ठीक है, उसमें कितना दिया जा रहा है भाई, कितना कर दर है? तो 0 है। 3 से 6 की बात करते हैं तो 3 से 6 में 5 है। 6 से 9 लाख की बात करते हैं तो 6 से 9 में आपका 10 कर दर हो जाएगी। फिर आपका 9 से 12 की बात करते हैं तो उसमें 15% आ जाएगा। और 12 से 15 लाख की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका 20% आ जाएगा। और 15 से अगर ऊपर है, यानी 15 लाख से ऊपर है, तब आपका 30% आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? तब आप यहाँ पर 30% जो है वह कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है
सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बतानी है कि भाई इंडिया में पैसा आता कहाँ से है, और पैसा अगर आता भी है तो वो जाता किधर है ना। अब देखो, अगर हम बात करते हैं इंडिया में, है ना, इंडिया की अगर बात करें तो पैसा आएगा कहाँ से, ठीक है, पैसा आपका आता किधर है से है जो आपको समझना है। तो अगर हमको पैसा लेना होगा, ठीक है, अगर हमको चाहिए पैसा तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे उधार, ठीक है, क्या करेंगे, हम लेंगे उधार। तो इंडिया के अंदर जो ज़्यादातर करीबन 30 to 37 तक का परसेंटेज है हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर जो मनी है वो कैसा है भैया, उधार का पैसा, यानी हमारे पास जो है ना उसका ज्यादातर परसेंट किसका है, वो उधार का पैसा है। अच्छा, ज्यादातर जो एक्सपेंडिचर है अगर हम बात करें, भाई उधार ले लें, सबसे ज्यादा उधार ले रहे हैं, है ना, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, उधार से आ रहा है। तो खर्चा हम किस पे सबसे ज्यादा कर रहे हैं, भाई इनकम यहाँ से आ रही है, खर्चा किस पे सबसे ज्यादा कर रहे हैं, तो खर्चा क्या करेंगे भाई, इसी उधार को देने में, है ना, इसी उधार को चुकाने में ही तो सबसे ज्यादा खर्चा होगा। तो भाई इंडिया से अगर आप उधार ले रहे हैं, कोई भी इंडिया से उधार ले रहा है, तो आपका जो मूल वाला है उसको तो भूल ही जाइए, आपको ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिलेगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा ब्याज जो है वह मिलने वाला है। अच्छा, इसको चार्ट के जरिए भी देख लीजिए कि कितने कितने सेक्टर को कितने कितने मतलब कहाँ कहाँ से हमको कितना रेवेन्यू मिलता है, कहाँ से पैसा मिलता है। तो सबसे ज्यादा आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया ये कितना है, ये 34% का है, और ये हो जाता है आपका ऋण, है ना, ये कहाँ से मिलता है, तो ऋण और अन्य जगहों से जो है हमें मिलता है। 34% का जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है, ऋण से आ रहा है। फिर एक चीज ध्यान रखिएगा, दूसरा सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता है, तो दूसरा हमको मिलता है वस्तु और सेवा कर, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स से 17%, ठीक है। फिर देखिए 15% कहाँ से, निगम कर से, और 15% आपका आयकर कर से है, 7% आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है सीमा शुल्क का 4% है, ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियों का 2% आ रहा है, और कर रहित प्राप्तियों का कितना प्रतिशत है, तो 6% है। यानी इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि जो जो चीजें हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, और आपका जो सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा जो हिस्सेदार है वो कौन से यहाँ पर हो जाएगी, उधार की, है ना। तो सबसे ज्यादा जो पैसा आता है वो उधार से आता है। और अगर हम बात करते हैं ये पैसा जाता कहाँ से है ना, पैसा आता तो है लेकिन जाता किधर है, तो सबसे ज्यादा पैसा जाता भी है ब्याज भुगतान में, ठीक है, ब्याज भुगतान में 20% हम क्या करते हैं, ब्याज भुगतान में, 9% केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए, 7% हम सब्सिडी के लिए रखते हैं, ठीक है। रक्षा को हम 8% रक्षा में खर्च करते हैं, और केंद्रीय क्षेत्र की योजना 17% यहाँ पर किया गया उनके लिए। वित्त आयोग और अन्य अंतरण की बात करते तो उनके लिए 9% है। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18% है। अन्य व्यय की बात करते हैं तो अन्य व्यय आपका यहाँ पर 8%, और पेंशन की अगर हम बात करें तो वो कितना है, वो 4% हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो ये पूरा आपका ये इनकम टैक्स का चीज हो जाती है। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है क्या, कि रेलवे के लिए जो है यहाँ पर बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो है वह करी गई थी कि इस बार रेलवे के लिए जो है एक अच्छा खासा बजट जो है यहाँ पर लाया गया था, ठीक है। इसके माध्यम से समझेंगे तो एक पूरा ये चार्ट है, इसको आप समझ सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या चीजें हैं। जैसे पूंजीगत निवेश की अगर हम बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया था 33.4%, ठीक है, बढ़ाकर 10 लाख करोड़ यहाँ पर करना है। फिर अगर हम बात करते हैं मतलब अवसंरचना और निवेश के ऊपर आए हैं, तो इसमें आपको प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब इसको प्रोत्साहित करने के लिए एक और चीज को यहाँ पर शुरू किया गया है हमारी सरकार के द्वारा, कि जो राज्य सरकार है उनको 50 वर्ष तक, 50 सालों तक ब्याज रहित ऋण जो है यहाँ पर जारी किया जा रहा है ना। ब्याज रहित ऋण यानी आप लोन ले रहे हैं लेकिन आपको 50 सालों तक कोई भी, है ना, किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं भरना पड़ेगा। फिर रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ का यहाँ पर आवंटन किया गया है, 2.4 लाख करोड़, है ना, 2.4 लाख करोड़ का आवंटन अभी तक का किया गया। और वो ऐसा बोला जा रहा है कि भाई ये अभी तक का सबसे ज्यादा उच्चतम पूंजीगत परिव्यय है, ठीक है, पूंजीगत परिव्यय है। अब देखो यहाँ पर ये बोले जा रहे, तो सबसे ज्यादा सोचने की बात ये है कि भाई ज्यादा तो होगा ही, जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है ना, आए दिन पैसा और महंगा होता जा रहा है, तो अभी तक का तो सबसे ज्यादा ये अपने आप ही हो गया, तो कहने की कोई जरूरत ही नहीं थी।
अब पतनों, कोयला, इस्पात, उर्वरक क्षेत्र के लिए एंड टू एंड कनेक्टिविटी हेतु निर्दिष्ट 100 कितने 100 परिवहन अवसंरचना परियोजनाएं करी जाएंगी। यूआईडीएएफ की स्थापना द्वारा श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का यहाँ पर सृजन भी किया जा रहा है ना, सृजन भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो इतनी कुछ बातें हैं जिसे आप लोग ध्यान रखेगा और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सवाल आपके कई सारे बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे यही पूछा जा सकता है कि ये जो आपका बजट है इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये अमृतकाल का पहला बजट है ना, अमृतकाल का ये पहला बजट आपका हो जाएगा। तो ये था गाइज आज का आपका वीडियो। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी और हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी जो हाईलाइट्स होती हैं उनको डिस्कस किया है और इनसे ही सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। सो वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए डेली सुबह मुझसे 7 बजे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलेगा आपके अपने चैनल एमडी क्लासेस पर। थैंक यू सो मच।